हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और बिहार के सभी एग्ज़ाम्स में जो हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 2 है और इसको हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 कवर करा दिया था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बिहार के सभी एग्जाम्स में जो हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग बिहार एसआई न्यू वैकेंसी 2025 के लिए डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है उसके लिए देखिए बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम करवाती है और बिहार के ऑल एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और मैंने आपको पार्ट 1 हिस्ट्री का, पार्ट 1 ज्योग्राफी का, पार्ट 1 साइंस का करा दिया है और आज इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल यूनियन और एक है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। एक क्या है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, एसोसिएशन है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक है इंडियन नेशनल एसोसिएशन और एक है इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना जो है ना 1884 में, ध्यान रखिएगा 1884 में एओ ह्यूम और हेनरी कॉटन ने किया था। एओ ह्यूम और हेनरी कॉटन ने किया था, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में एओ ह्यूम एवं हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में एओ ह्यूम और हेनरी कॉटन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और इसी प्रकार से मैंने पार्ट 1 ज्योग्राफी का कराया हुआ है और पार्ट 1 साइंस का भी कराया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। चलिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी कि 1942 की बात हो रही है, सिंपल सा बात है। अच्छा, पहले जानिए, कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर जो है किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर में रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। इसको ध्यान आप जरूर रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया सचिवालय गोलीबारी की घटना, सचिवालय गोलीकांड भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, ये दरअसल घटना है 11 अगस्त 1942 की। कब की घटना है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 11 अगस्त 1942 की घटना है, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों ने पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश किया था और उस समय जो पटना का जिला मजिस्ट्रेट था WG आर्चर, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ WG आर्चर था। इसी ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। इसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। इनका नाम ध्यान रख सकते हैं आप, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, शहीद उमाकांत प्रसाद सिन्हा, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद, शहीद जगपति कुमार,
शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। ठीक है ना, तो नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बट आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 11 अगस्त 1942 की घटना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। चलिए बताइएगा, क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था 1854-56 में। देखिए ये युद्ध शुरू हुआ था 1854 में। ठीक है ना, कब शुरू हुआ था 1854 में, और यह युद्ध 1854 से 56 तक लड़ा गया था। ठीक है, और इसका अंत हुआ था पेरिस की संधि के तहत। ठीक है ना, पेरिस की संधि 1856 में हुई थी और इसी संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत ये क्रीमियन युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। ठीक है ना, तुर्की की तरफ से फ्रांस इंग्लैंड ने युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो मेनली रूस और टर्की आप ध्यान रखिएगा। पेरिस की संधि 1856 में हुई थी, इसी के तहत इस युद्ध का समापन हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनो में हैदर अली को हराया। तो देखिए फ्रेंड्स, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनो में हैदर अली को हराया था। तो फ्रेंड्स ये था सर आयरकुट। ठीक है ना, अच्छा हैदर अली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पूछा जाता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो 1782 में जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनो में हैदर अली को हराया था। तो सर आयरकुट ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। अच्छा देखिए, पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1510 में जो है गोवा पर अधिकार करने का श्रेय जो है ये जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। ये पुर्तगाली वायसराय था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। आप सिर्फ अल्बुकर्क ही याद रख सकते हैं। ठीक है ना, अल्बुकर्क ये पुर्तगाली वायसराय था और इसी ने 1510 में जो है गोवा पर अधिकार कर लिया। और ये गोवा जो है बीजापुर के आदिल शाह से गोवा पर, मतलब गोवा छीना था, उससे जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ना, इसी को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। ये पूछा गया किसने निरस्त किया था। अच्छा, लागू किसने किया था। तो लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो है इसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिए नहीं किया गया था, ये पूछा गया है कि विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दासता का अंत। देखिए दास प्रथा का अंत जो है ना, आपको याद होगा 1843 के एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड एलनब्रो के समय में हुआ था। लॉर्ड एलनब्रो के समय में। तो बाकी देखिएगा यहाँ पर ठगों का दमन हुआ था। ठीक है, ये विलियम बेंटिक ने किया था कर्नल स्लीमन की सहायता से। सती प्रथा का अंत इसी ने किया था 1829 में। धर्म में परिवर्तन के कारण असमानताओं का दूर करना, ये भी इसी के कार्यकाल की घटना है। तो यहाँ पर पूछा गया सुधारक उपाय लागू नहीं किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दासता का अंत। दास प्रथा का अंत एलनब्रो के समय में हुआ था। ठीक है, और इसी एलनब्रो के समय में ही एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, एलनब्रो के समय में ही 1843 में जो है ना सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गांधार कला मिश्रण थी। गांधार कला मिश्रण थी, बताइए गांधार कला। देखिए गांधार कला जो है ना मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूर्ति कलाओं का भारतीय और यूनानी शैलियों का। गांधार कला और मथुरा कला, मथुरा कला भी आपको याद रखना है। गांधार कला और मथुरा कला, इन सब का सबसे ज़्यादा विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यह विशुद्ध रूप से जो है बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वह कौन था।
बताइए वह मुगल सम्राट कौन था जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था? तो फ्रेंड्स ये मुगल सम्राट जो था कौन था? तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो है 1658 में, जो है 1658 में पहली बार इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और फिर जब ये देवराई घाटी का युद्ध जीतता है उसके बाद 1659 में जो है फिर से दूसरी बार ये अपना राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है ना, दूसरी बार होता है। पहले तो जैसे ही आपकी इसके पिता की मृत्यु की खबर होती है आनन फानन में ये अपना राज्याभिषेक करवा लेता है, ठीक है। शाहजहां का ये बेटा है और आगरा आगरा पर जो है इसने कब्जा कर लिया। आलमगीर की उपाधि इसने धारण किया था, ये सब ध्यान रखिएगा। जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता है। और फिर दूसरा राज्याभिषेक जो अब इसके विरोधी थे जैसे कि इसका भाई दारा सिकोह था, शाह सुजा था, इन सब को जो है पराजित करने के बाद, इन सब को हराने के बाद फिर से जो है 5 जून 1659 को दिल्ली में दूसरी बार इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1666 में इनका जन्म पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन किया था इन्होंने, ठीक है। इनके पिता जो थे ये सिखों के कौन से? सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर। और इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम माता गुजरी था। तो आप देख सकते हैं गुजरी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है ना, गुजरी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? अच्छा, ये भयानक अकाल पड़ा था 1943 में, और बिहार में भयंकर भूकंप पड़ा था 1934 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। भयानक अकाल कब पड़ा था? 1943 में, और भयंकर भूकंप कब हुआ था? 1934 में। अब इसमें क्या संबंध है तो आप देख सकते हैं, ये 34 को आप उलट दीजिए तो देखिए 43 हो जाएगा। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। भूकंप 1934 में और अकाल जो है भयानक अकाल पड़ा था ये 1943 में, ठीक है। बंगाल में पड़ा था 1943 में, और उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। याद रखिए कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही अगस्त प्रस्ताव आया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही क्रिप्स मिशन आया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। और 1934 में जब भूकंप आया था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था, लॉर्ड वेलिंगटन था। तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में भूकंप आया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक, चलिए बताइएगा। फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक इसमें से पूछा गया है कि फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फ्रेंड्स, फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। कौन था? एनी बेसेंट थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? महान वृद्ध पुरुष, बताइए। तो ये आपको पता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक आपको याद रखना है, ठीक है। और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय भी थे। 1892 में फिन्सबरी सेंट्रल से ये लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। 1886 में जो कलकत्ता में दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। फिर 1893 में लाहौर में हुआ था, और 1906 में फिर से कलकत्ता में हुआ था। 1906 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्लियर। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आपको ध्यान होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ ही साथ इन्होंने एक रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका भी शुरू किया था। रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका भी इन्होंने शुरू किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी और रचना है एक कपाल कुंडला, ये भी याद रखना है, कपाल कुंडला ये इनकी रचना है, ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा। और आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी कि गरम दल और नरमपंथी यानी कि जो ये तो गरम दल हो गया, ये नरम दल है, ठीक है ना, ये अलग कब हुए थे? तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा फ्रेंड्स, गरम दल और नरम दल जो है ये अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना। सूरत अधिवेशन में जो है ये अलग हुए थे, जो गुजरात के सूरत में 1907 में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, ठीक है। तो 1907 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और फिर नरम दल और गरम दल में एकता हो जाती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। चलिए देखिएगा कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1905 में इन्होंने जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, साथ ही साथ इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता में जो है स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त 1942 में, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप याद कीजिए 1942 की घटना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था? नरमपंथी, ठीक है ना। तो इसमें से नरमपंथी हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी। बाकी देखिए लाल बाल पाल आपको याद होगा, लाल बाल लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। देखिए यहाँ पर लाल बाल और पाल ये उग्रपंथी थे, गरम दल के नेता थे। यहाँ पर नरम पूछा गया तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है आपको बखूबी याद होगा कि 1916 में इसकी स्थापना हुआ था और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी बेसेंट का नाम दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और ये मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है, और इन्होंने पुणे में किया था। चलिए देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा ये किया था 1929 में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी में। और इसमें जो है यहाँ पर 26 जनवरी 1930 हो जाएगा, जिस दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। देखिए भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी बताइए? तो देखिए अंतरिम सरकार की स्थापना जो है ये आपका सितंबर 1946 में किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा साइमन कमीशन की अगर हम बात करें। अब देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, 1927 में हुआ था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और 1930 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन जो है क्यों रखा था? 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? तो फ्रेंड्स देखिए 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा किया गया था। और आपको याद होगा कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, पृथक चुनाव की घोषणा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बताइए? तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था बम्बई अधिवेशन में, ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को। और बम्बई अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना,
तो देखिए 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था। यह भी प्रश्न 1929 वाला लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है किसने किया था, तो ये सरदार पटेल ने किया था। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और 1924 के जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता एकमात्र बार जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। देखिए स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से, पाल वंश का शासक था देवपाल, इससे 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया था। बताइए कौन था। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव स्वर्ण भूमि का राजा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बालपुत्र देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अनुरोध पर जो है पाल वंश के शासक देवपाल ने बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में भी दिए थे। ठीक है, अच्छा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था, विक्रमशिला की। और आप मुझे बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का, तो फ्रेंड्स ये मिलता है तबकाते नासिरी की। ये मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है, तबकाते नासिरी। ठीक है ना, तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। याद रखिएगा किसकी रचना है, तो ये मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। ठीक है ना, मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है तबकाते नासिरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला साक्ष्य मिलता है। देखिएगा कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो देखिए पहला गवर्नर जो था ना पुर्तगालियों का, ये आपका था कौन बताइए। पहला गवर्नर जो था ना ये आपका था इसमें से फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। दूसरा अल्बुकर्क था। तो अल्बुकर्क के बारे में हमने बताया 1510 में जो है इसने गोवा जीता था और ये पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। चौसा की लड़ाई में बताइए, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। तो देखिए चौसा की लड़ाई की बात करते हैं तो यह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। 1539 में हुआ था। ठीक है ना, चौसा का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिलग्राम का युद्ध भी हुआ था जिसको कि कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। देखिएगा कि व्यापगत का सिद्धांत कौन संबंधित रहा है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है व्यापगत के सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स इसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, ये डलहौजी से संबंधित है। और इस सिद्धांत के अनुसार वे रियासतें जिनका राजा निसंतान स्थिति में मर जाता था उस पर उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, और आपको याद होगा कि इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। मुंगेर राजधानी किसकी थी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी रहा था मुर्शीद कुली खान। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने लाया था। तो फ्रेंड्स ये लाया था मीर कासिम ने लाया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था, तो मुर्शीद कुली खान ने लाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो अभी मैंने बताया था 1924 के बेलगाम अधिवेशन में एकमात्र बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आप सभी को पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 और 19 जुलाई 1905 को। अच्छा 6 अगस्त 1905 को
कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाने का घोषणा किया गया था। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज, बताइए। राजा भोज जो थे ना, ये परमार वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। और इसके एक प्रतापी शासक भी थे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा परमार वंश से थे राजा भोज, ठीक है, राजा भोज, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? अच्छा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। और आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली वाला औरंगजेब ने करवाया था। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक, तो ये बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है ना। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों के संग्रह को जातक कथाओं की संज्ञा दी गई है और इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो ये जातक बौद्ध से संबंधित, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो यूरोपीय भारत आए थे, ये कौन आए थे? तो आपको याद होगा, पुर्तगीज आए थे। 1498 में वास्को डिगामा आया था। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले जो है व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों से हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि रज़मनामा फारसी में अनुवाद था। रज़मनामा किसका अनुवाद है? तो रज़मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक, ये महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद है, ठीक है ना, महाभारत का है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आपको। चलिए, और इसका फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदाऊनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। फारसी मुगलों की राजभाषा हुआ करती थी, ये आप ध्यान रखिएगा। महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद रज़मनामा है। अकबर के समय में इसका अनुवाद हुआ था, अकबर के आदेश पर बदाऊनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था ये। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? बताइए। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है ये कब आपका पूछा गया है कि प्राप्त हुआ, प्रदान किया गया? तो ये 1632 में जो है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 500 पैगोड़ा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति थी। चलिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये किसने जो है लागू किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली, बताइए। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। आपको याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में से उसका एक सबसे प्रमुख कार्य था। और तारीख़ फिरोजशाही में जो है जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फिरोजशाही, इसी में इसका वर्णन किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, साथ ही साथ देखिए इसने जो है सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू किया था। घोड़े दागने, हुलिया लिखने की प्रथा किया था इसने शुरू, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कामागाटा मारू क्या था? तो एक तरह का एक जहाज़ था ये, ठीक है ना। क्या था ये? तो फ्रेंड्स ये एक तरह का जहाज़ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये एक तरह का जहाज़ था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ठीक है। और गुरुदत्त सिंह जो थे इन्होंने किराए पर लिया था इस जहाज़ को, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, मैंने बताया था 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था फ्रेंड्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये लाहौर सत्र था, ठीक है ना, लाहौर सत्र, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का जो है अधिकार दिया गया। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो आपको याद होगा कि 1939 में जो है इन्होंने जो है इस्तीफा दिया था, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया है कि इसमें किस दल की स्थापना इन्होंने किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है किस दल की स्थापना किया था? तो ये इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, मंत्रिपरिषद का गठन कांग्रेस का नहीं हुआ था। तो देखिए दरअसल जो है आपको 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने जो है आपको याद होगा 11 प्रांतों में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में बहुमत हासिल किया था। और यहाँ पर पंजाब में जो है इनका जो है कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो है किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत जो है ना ये शुरू किया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। याद रखिएगा किसने शुरू किया हुआ था? कनिष्क ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कनिष्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 78 ईस्वी में जो है शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था जब ये गद्दी पर बैठा था तब। ठीक है, और शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खालसा पंथ की स्थापना, तो अभी मैंने बताया था 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1943 में जो है भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो अभी बंगाल में पड़ा था, अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और 1943 में लॉर्ड लिनिथगो वायसराय था। 1934 में बिहार में भूकंप हुआ था। चलिए किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो मैंने आपसे पूछा भी था कि आप नालंदा विश्वविद्यालय बताइएगा, मैंने विक्रमशिला का बता दिया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से पार्ट वाइज मैं आपको सेशन कवर करवाऊंगा, इसको एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा।